अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 3 जमादी सानी है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीसी शरीफ। रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स जमाई ले तो उसको अपना हाथ मुंह पर रख लेना चाहिए, क्योंकि खुले मुंह में शैतान दाखिल हो जाता है। और अब सुर्खियां। आंध्र प्रदेश में मजीद 2,79,000 अफराद को सरकारी स्कीम से फायदा। वजीर आला जगन ने रकम जमा करवाई। नोहेरा शेख पेश हुई ईडी के रूबरू। हीरा ग्रुप के दस्तावेजात को किया पेश। कर्नाटक के साथ सरहदी तनाजे पर महाराष्ट्र में असेंबली में मंजूर हुई करारदाद। मुल्क भर में कोविड मॉक ड्रिल का इनेकाद। अस्पतालों और हेल्थ सेंटरों में लिया गया सहूलतों का जायजा। और अब तफसील। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने आज सरकारी स्कीमात के लिए अहल मजीद अफराद के खातों में रकम जमा करवाई है। साबिक में ऐसे अफराद जो अहल होने के बावजूद सरकारी स्कीमात से इस्तिफादा कुनिंदगान की फहरिस्त में शामिल नहीं थे, उनकी निशानदही करते हुए इस्तिफादा कुनिंदगान की फहरिस्त में शामिल किया गया है और नए इस्तिफादा कुनिंदगान के बैंक खातों में रकम जमा करवाई गई। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने सरकारी स्कीमात के लिए अहल नए 2,79,065 इस्तिफादा कुनिंदगान के खातों में रकम जमा करवाई है। इस मौके पर वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने कलेक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंस की। वजीर आला जगन ने कहा कि पिछले 37 महीनों के दौरान बिल्कुल शफाफ तरीके से 1,85,000 करोड़ की रकम इस्तिफादा कुनिंदगान के बैंक खातों में जमा करवाई गई। ఎంత ట్రాన్స్పరెంట్గా ఈ 3.5 సంవత్సర పరిపాలన ఎంత ట్రాన్స్పరెంట్గా జరుగుతూ ఉంది. లంచాలకు ఏమాత్రం కూడా తావు లేకుండా, వివక్షకు ఎక్కడా కూడా చోటే ఇవ్వకుండా ఎంత ట్రాన్స్పరెంట్గా జరుగుతూ ఉంది అని చెప్పడానికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ. కేవలం మనం ఈ 36 నెలలు 37 నెలల్లో కేవలం బటన్ నొక్కి ఎటువంటి లంచాలు లేకుండా, ఎటువంటి వివక్ష లేకుండా నేరుగా ఆకచెల్లెమ్మల కుటుంబ సభ్యుల ఖాతాల్లోకి నేరుగా పంపించిన సొమ్ము డీబీటీ ద్వారా, డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారానే చేసిన సొమ్ము ఎంత అని చూస్తే అక్షరాల 1,85,000 కోట్లకు చేరింది. 1,85,000 crores, 1,85,000 కోట్లు ఈ 36-37 months లో డీబీటీ డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారా నేరుగా బటన్ నొక్కి ఎక్కడ కరప్షన్ లేకుండా, లంచాలు లేకుండా, వివక్ష లేకుండా నేరుగా నా అక్క చెల్లెమ్మల కుటుంబాలకు మంచి జరిగించేలా ఈ కార్యక్రమం చేయగలిగాం. वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने जिला कलेक्टरों को हिदायत दी है कि वह हुकूमत के खिलाफ झूठ फैलाने वाले जर्द सहाफत की मीडिया में जाकर मजम्मत करें। वजीर आला ने एबीएन और ईनाडू के रवैये की मजम्मत करते हुए कहा कि जर्द सहाफत हुकूमत के अच्छे कामों पर भी तनकीद कर रही है। మనం యుద్ధం ఇవాళ చేస్తూ ఉన్నది ఒక పార్టీతో కాదు, యుద్ధం చేస్తూ ఉండేది ఒక విషపు వ్యవస్థతో యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు మనం ఏ మంచి చేసినా కూడా దాన్ని వక్రీకరించి దాన్ని నెగిటివ్గా చూపించాలి అని తపన పడే ఒక ఈనాడుతోనూ, ఒక ఆంధ్రజ్యోతితోనూ, ఒక TV5తోనూ ఇలాంటి ఒక విషపు వ్యవస్థతో ఈరోజు యుద్ధం మనం చేస్తూ ఉన్నాం అనేది ప్రతి ఒక్కరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. అయినా కూడా పర్వాలేదు, మంచి చేసే వాళ్ళకి ఎప్పటికీ కూడా దేవుడు ఆశీస్సులు ఎప్పుడూ ఉంటాయి. ఇలాంటి విషపు రాతలు, విషపు చేష్టలు, విషపు వక్రీకరణలు చేసే వాళ్ళందరికీ కూడా దేవుడే మొటిక్కా వేస్తాడు. కానీ మనమైతే ప్రతిదీ పాజిటివ్గా తీసుకుందాం. వాళ్ళు చేసే ఏ ఆరోపణైనా కూడా మనం పాజిటివ్గా తీసుకుందాం. దాంట్లో నిజం ఉందనంటే మనం కరెక్ట్ చేసుకుందాం. నిజం లేకపోతే ఖచ్చితంగా బయటకు వచ్చి ఖచ్చితంగా వాళ్ళను తిట్టే కార్యక్రమం కూడా ప్రతి కలెక్టర్ కూడా చేయమని చెప్పి కూడా నేను ప్రతి కలెక్టర్కు కూడా ఈ సందర్భంగా చెప్తా ఉన్నా. ఎందుకనంటే అలా తిట్టకపోతే అది రాంగ్ మెసేజ్ కూడా పోతుంది. వాళ్ళు చెప్పేది నిజమేమో అని చెప్పి అనిపించే ఒక చిన్న సందేహం కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రతి కలెక్టర్ కూడా అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. తిట్టేటప్పుడు ఖచ్చితంగా మంది తప్పు లేకపోతే ఖచ్చితంగా ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి గట్టిగా తిట్టండి. సో దట్ వాళ్ళు చేసిన తప్పు వాళ్లకు ఎత్తి చూపించినట్టు అవుతుంది. हीरा गोल्ड केस में आज नोहेरा शेख ईडी के रूबरू हाजिर हुई।
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में हीरा ग्रुप की 300 करोड़ की इमलाक को मुंसलिक किया था और उसके अलावा दूसरे 78 करोड़ के असासे मुंसलिक किए गए थे। नोहिरा शेख ने बताया कि वो दस्तावेजात पेश करने के लिए ईडी के रूबरू हाजिर हुई हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 87 जायदादों को फरोख्त करके डिपॉजिटर्स की रकम अदा करने की हिदायत दी है। कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना था, तो ईडी के डॉक्यूमेंट सबमिट करने ताकि डॉक्यूमेंट्स पहले से डॉक्यूमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स है, वो डॉक्यूमेंट्स आर्डर्स है, तो हमको रिक्वायरमेंट है तो वो डॉक्यूमेंट्स लेके हम आए हैं सबमिट करने के लिए। प्रॉपर्टीज के नहीं, प्रॉपर्टीज के तो टोटल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 87 प्रॉपर्टीज आप सेल कर सकते हैं क्लेम को सेटलमेंट करने के लिए। और दिसंबर 5 को भी जो है एक आर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है कि ये जो भी तुमने 641 करोड़ को जो भी ये कर जो भी सबमिट किए ही वो सेल करके जो भी प्रॉपर्टी है सबमिट कर सकते हैं। तो फिर इनका अटैचमेंट का जो भी रहता है ना, तो वो लीगल वर्क के डॉक्यूमेंट्स हैं, सबमिट करना है मुझे, तो डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए मैं आई थी आज जी। में पूरे जो है टोटल एजेंसियों को ये हटाकर सुप्रीम कोर्ट ने हीरा ग्रुप को हैंडओवर किया है सब चीजें भी। एमएलए रोहित रेड्डी ने कहा कि एमएलएस की खरीदारी का मामला ईडी के दायरे कार में नहीं आता, इसके बावजूद उनसे ईडी पूछताछ क्यों कर रही है। रोहित रेड्डी ने ईडी की जानिब से एमएलएस खरीदारी केस की पूछताछ को हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। ఈ కేసు ఏదైతే ఉందో అది ఈడీ పరిధిలోకి రాదు, అటువంటిది ఈడీ పరిధిలోకి ఏ విధంగా తీసుకున్నారు దాన్ని ఛాలెంజ్ చేశాము. ఎందుకంటే అక్కడ ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ క్రైమ్ అనేది ఏది కూడా లేదు, అండ్ అక్కడ మనీ లాండరింగ్ అనేది ఎటువంటిది కూడా జరగలేదు. చాలా క్లియర్ గా అది వాళ్ళు ఫైల్ చేసిన అఫిడవిట్ లోనే చాలా స్పష్టంగా చాలా క్లియర్ గా ఉంది. అయినప్పటికీ కూడా మరి ఈడీ ఏ విధంగా వచ్చింది అని మేము ఛాలెంజ్ చేస్తూ కోర్టుకి వెళ్ళడం జరిగింది. అంతే దాంతో పాటు వాళ్ళు ఏవైతే కుట్రలకు ప్లాన్ చేస్తా ఉన్నారో నందకుమార్ తోని వాళ్ళకి కావాల్సిన విధంగా స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేయించుకునే అంశం కావచ్చు, ఇవన్నీ మాకు సమాచారం వచ్చిన విషయాన్ని కూడా మేము కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లాము. దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఛాలెంజ్ చేసినాం. అసలు ఈ కేసు ఏది అనేది తెలియనప్పుడు మేము పూర్తిగా విచారణకు సహకరించినాం. మొదటి రోజు 6 గంటలు, రెండో రోజు 8.5 గంటలు నేను విచారణకు వాళ్ళకు పూర్తిగా సహకరించడం జరిగింది యాజ్ ఎ లా అబైడింగ్ సిటిజన్ గా. ఇప్పుడు కూడా మేము సహకరించడానికి తయారున్నాం, కానీ వాళ్ళ పరిధిలోకి రాని కేసుని వాళ్ళు ఈ విధంగా అధికార దుర్వినియోగం చేస్తా ఉండడాన్ని మేము ఛాలెంజ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఇలా అధికార దుర్వినియోగం చేయడం అనేది నేరం, తప్పు కూడా. సో దాన్ని మేము ఛాలెంజ్ చేసినాం. तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने मेदक के जहीराबाद के पब्लिक हेल्थ सेंटर में ओपी ब्लॉक का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने आशा वर्कर और एएनएम से बात की और उनकी खिदमत की सताइश की। उन्होंने सरकारी अस्पतालों में बच्चों की पैदाइश में इजाफे पर मुबारकबाद पेश की। कड़पा के मेयर के सुरेश बाबू की सेहत नासाज है। सुरेश बाबू की सेहतयाबी के लिए दुआ की जा रही है। कड़पा की अमीन पीर दरगाह में सुरेश बाबू की सेहतयाबी के लिए अल्लाह ताला से दुआ की गई। इस मौके पर मुकामी वायएसआर कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने दरगाह पर चादर पेश की। सुरेश अन्ना की थोड़ी तबीयत नासाज रहने की वजह से उनको 2 दिन पहले हैदराबाद को पहुंचा दिया है। आप सबसे इधर दरगाह में हम दोस्तों और अहबाब दोस्तों सब दुआ की दरख्वास्त किए हैं। इंशाअल्लाह हमको भरोसा है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। अनामया जिले में तलबा में टैब्स की तकसीम अमल में आई है। कस्तूरबा बाई गांधी गर्ल्स स्कूल की 8वीं जमात के 504 तालिबात और 66 टीचरों में टैब्स की तकसीम अमल में आई है। एमएलए एम वेंकट, मल्लिकार्जुन रेड्डी और दूसरों ने तकरीब में शिरकत की। हज हाउस नामपल्ली में वाक़ हैदराबाद माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की माली मदद स्कीम का फार्म दाखिल करने वालों का हुजूम है। माली मदद स्कीम के तहत तिजारत और कारोबार के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से कर्ज फराहम किया जा रहा है। फार्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 5 जनवरी है। हुजूम के पेश नज़र फार्म दाखिल करने की तारीख में तौसी करने की अपील की गई है।
हैदराबाद के दौरे पर आई सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने केशव मेमोरियल सोसाइटी की जानिब से मुनाकिदा लेक्चर से खिताब किया और नौजवान तलबा को जरूरी नसीहतें की है। इस मौके पर सोसाइटी की जानिब से सदर जमहूरिया को तहनीत पेश की गई। इस प्रोग्राम से गवर्नर सौंदरराजन, मरकजी वजीर डॉक्टर लक्ष्मण और दूसरों ने भी खिताब किया। गवर्नर ने कहा कि एक कबायली खातून का सदर जमहूरिया बनना काबिल फख्र बात है। वैल्यू एजुकेशन बहुत अच्छी चीज। हम जो छोटे थे उन दिनों वैल्यू एजुकेशन पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एजुकेशन में था। इन दिनों हम थोड़ा पश्चिम एजुकेशन को फॉलो करते हैं। आगे बढ़ना चाहिए। महात्मा गांधी इस एजुकेशन को नहीं फॉलो करते तो शायद आज देश आजाद नहीं होता। पेरेंट्स भी, क्योंकि ये कंपटीशन की दुनिया है, पेरेंट्स भी बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं करते। अपने किताबी एजुकेशन को ही बच्चों को पढ़ाने के लिए शुरुआत से ही प्रयास करते हैं। इसीलिए आपने एजुकेशन सिस्टम में यहाँ यूनियन मिनिस्टर भी है और यहाँ हम लोगों का स्टेट मिनिस्टर ट्राइबल अफेयर्स और वुमेन एजुकेशन, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एजुकेशन मिनिस्टर भी यहाँ बैठे हैं। We are going to head the G20, which is the proud moment of our country. And as our Honorable Prime Minister said, the India's history has been rewritten with the proud moment of electing our Honorable President, Madam. So by seeing her, we will make her as our role model, and as it is said by in the introduction speech, a downtrodden person. I am very happy I accompanied her yesterday. The way he was talking to the tribal community, and there was a very big crowd. Villagers were in a crowd to see her. Because of security reasons, they were confined to a place. You won't believe, she got down from the car and moved towards them, and she greeted them. That was a great moment. A president with all the security arrangements. She got down because she got into the car. And after that, the villagers were telling me, we have not seen a president like that. We wanted to see her in person, but she got down from the car. महाराष्ट्र असेंबली में आज कर्नाटक के साथ जारी सरहदी तनाज़े के सिलसिले में मुतफ़िक़ा तौर पर एक करारदाद को मंजूर किया गया है। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने करारदाद को पेश किया था। कर्नाटक के सरहदी इलाके में वाक़े बेलगाम, करोर, नेपानी, भलकी, बीदर शहरों समेत 865 गांवों को महाराष्ट्र में शामिल रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया गया है। इससे पहले कर्नाटक असेंबली में करारदाद मंजूर की गई थी। कोरोना वायरस के केसों में इजाफे के पेश नज़र मुल्क भर में एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। मुल्क में आज अस्पतालों और हेल्थ सेंटरों में कोविड मॉक ड्रिल का इनेकाद हुआ। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भी इस सिलसिले में मॉक ड्रिल की गई। मरकजी वज़ीर सेहत मनसुख मंडवाया ने सफदरजंग अस्पताल में मॉक ड्रिल का मुआयना किया और अस्पताल में दस्तियाब सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया। इम्कानी खतरे के पेश नज़र दस्तियाब सहूलतों का भी जायजा लिया गया। संपूर्ण तरीके से तैयार रहे ताकि देश के नागरिकों को दिक्कत ना रहे और उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिल सके। आज सफदरजंग अस्पताल में मैंने प्रत्यक्ष आके कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। जिस तरह से यहाँ व्यवस्था तैयार की गई है वैसी ही व्यवस्था देश की सभी सरकारी अस्पताल में और प्राइवेट अस्पताल में भी तैयारी की जा रही है। आज सारे देश में सभी जगह में, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, मॉक ड्रिल हो रही है। राज्य के हेल्थ मिनिस्टर उसको मार्गदर्शन कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। मैंने भी आज प्रत्यक्ष सफदरजंग अस्पताल में मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया और आने वाले दिनों में शायद कोविड के केस बढ़े तो उसके सामने पूरी तैयारी करना आवश्यक है।
हैदराबाद के गांधी अस्पताल में भी मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया। गांधी अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडरों, आईसीयू, तिब्बी अमला, बिस्तरों समेत मुख्तलिफ सहूलतों का जायजा लिया गया। इम्कानी खतरे के पेश नज़र सूरत हाल से निपटने के लिए हिकमत अमली तैयार की गई और आवाम से एहतियात बरतने और हुजूम में मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा दिया गया। कोरोना वायरस की नई शक्ल BF7 कितना खतरनाक हो सकता है, इस बात की तहकीक की जा रही है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के मुतासिर अफराद के नमूने हासिल करके उन्हें तहकीकी मराकिज को रवाना किया जा रहा है और नए वेरिएंट पर तहकीक की जा रही है। CCMB के साइंटिस्ट डॉक्टर MV जगन्नाथम ने नए वेरिएंट के ताल्लुक से वाकिफ करवाया है। GCID ఒక ప్రపంచవ్యాప్తంగా జీనోమ్ సీక్వెన్స్లన్నింటినీ డిపాజిట్ చేసే ఒక డేటా బ్యాంక్ ఉంది. ఈ కన్సోర్షియం ప్రపంచంలో మీరు ఎక్కడ కరోనా వైరస్ సీక్వెన్స్ చేసినప్పటికీ కూడా దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఈ సీక్వెన్స్ని దాంట్లో డిపాజిట్ చేస్తారు. ఈ డిపాజిట్ చేయడంలో మన దేశం నుంచి కూడా ఇన్సాకాగ్ అని మన భారత ప్రభుత్వం ఒక కన్సోర్షియంను ఏర్పాటు చేసింది. అంటే మన దేశంలో ఏ ఏ ప్రాంతాల్లో కరోనా వైరస్ సోకినప్పటికీ కూడా ఆ వైరస్ శాంపుల్స్ని సేకరించి వీటి నిర్మాణాన్ని, పూర్తి జీనోమ్ నిర్మాణాన్ని తీసుకొచ్చి ఇది ఏ వేరియంటు, దాని వేరియంట్ గుర్తించిన కానీ మొత్తం ఈ సీక్వెన్స్లన్నింటినీ దాంట్లో డిపాజిట్ చేస్తారు. మన దేశంలో కూడా సోకిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరికీ కూడా శాంపుల్స్ సేకరించి ఇన్సాకాగ్ అని ఇంతకు మునుపు చెప్పాను ఒక ల్యాబొరేటరీస్ మన దేశంలో వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉన్నాయి. మన దగ్గర కూడా CCMB, CDFD ఇలా హైదరాబాద్లో కూడా ఉన్నాయి. నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ వైరస్ వాళ్ళకి కనుక పంపిస్తే కంప్లీట్ జీనోమ్ సీక్వెన్సింగ్ చేసి ఈ వైరస్ వల్ల ప్రమాదం ఏమైనా ఉందా అని గుర్తించడానికి కూడా ఆస్కారం ఉంటుందండి. इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक पार्लियामेंट में मंजूरा कानून पर अमल होना चाहिए। मथुरा की ईदगाह के सर्वे कराने की मुस्लिम उलमा और दानिश्वरों ने मुखालिफत की है। चाहे मथुरा हो या काशी हो, और इस तरह के जो भी मुकद्दमात हैं उसमें तो ये बात निकल के सामने आ रही कि जब एक पार्लियामेंट की तरफ से एक कानून बन गया था कि जो इबादत गाहें जैसी हैं वैसी ही रहेंगी, किसी भी तरीके की कोई मुदाखलत उसमें नहीं होगी, और तो अब मैं समझता हूँ कि इस तरह का कोई आदेश देना या इस तरह की कोई बात करना यकीनन कहीं ना कहीं ये इन तमाम चीज़ों में एक जो है शुबहा पैदा होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बाकायदा ये बात कही थी कि अब यही एक केस बाबरी मस्जिद का ऐसा था कि जो 1991 वर्शिप एक्ट से बिल्कुल अलहदा था। अब तमाम जो इबादत गाहें हैं जिन पर लोग दावा कर रहे हैं वो वर्शिप एक्ट के अंदर होंगी, इसमें किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग वर्शिप एक्ट को मानते हैं और सबको उसको मानना चाहिए। तालीमी इदारों को मिलने वाली छुट्टियों के पेश नज़र सयाहती मकामात पर आवाम का हुजूम देखा जा रहा है। गुलाबी शहर जयपुर में भी सयाह तारीखी मकामात का लुत्फ ले रहे हैं। जयपुर को राजाओं का शहर कहा जाता है, जहां हवा महल, आमेर का किला और दूसरे मकामात देखने सयाह गुलाबी शहर का रुख कर रहे हैं। जयपुर वैसे बहुत सुंदर है, पिंक सिटी है, सुना था भाई पिंक है सब कुछ, तो यहाँ पर सभी चीज़ें पिंक है। और जो यहाँ के किले हैं उनकी तो शान ही वो है, बहुत ही मतलब सुना है कि राजाओं की नगरी है, तो वाकई राजाओं की नगरी है। और हवा महल वगैरह वहाँ पर जो विंडोज़ है वो अपने आप में ही अनोखी हैं। पूरा मार्केट का व्यू आपको दिखाई नज़र आता है। और दूसरा आमेर का किला, और यहाँ पर ये जो एल्बर्ट म्यूज़ियम है, यहाँ पर एक मम्मी भी है जो आप देख सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर जो फूड है राजस्थानी, वो तो अपने आप में ही बहुत लाजवाब है। तो आमेर में 13,000 टूरिस्ट एक दिन में हमारे यहाँ आए हैं, जिससे हमारे यहाँ पे 12 लाख का कलेक्शन हुआ, 12,65,530 रुपए का। और ऐसे ही आमेर में जैसे 13,000 के आसपास टूरिस्ट आए हैं, नाहरगढ़ में 8,500 के आसपास आए हैं, एल्बर्ट हॉल में हमारे 6,500 के आसपास आए हैं, हवा महल में बिल्कुल 10,000 के आसपास आए, 9,755 टूरिस्ट हैं हमारे पास में। और जंतर मंतर में 8,500 आए हैं टूरिस्ट, जिससे 5 लाख रुपए का रेवेन्यू एक दिन में हुआ, 5.5 लाख रुपए का। तो अभी पर्यटक सीजन को देखते हुए अभी जो 25 से जो 2 तारीख तक का जो बच्चों की छुट्टियां होती है, तो काफ़ी स्मारकों में हमारे यहाँ पे राजस्थान में के पूरे जो डोमेस्टिक टूरिस्ट है, मानी फॉरेनर भी आ रहा है।
हिंदुस्तान और कजाकिस्तान के सिपाहियों ने मेघालय के अमरोई में मुश्तरका फौजी मशकों में हिस्सा लिया। फायरिंग, छापों और ऑपरेशन और दूसरी सरगर्मियों में हिंदुस्तान और कजाकिस्तान के सिपाहियों ने हिस्सा लिया है। कजाकिस्तान के सिपाहियों ने हिंदुस्तानी सिपाहियों के साथ फौजी मशक़ें करते हुए इत्मीनान का इजहार किया। Okay, I participate this exercise because it's more effective chance to develop and compare with exchange our experience, right? So now we will demonstrate the patrolling tactical man and how to use it. What for is it their main task of patrolling? I will demonstrate it. Actually, it was exercise. I had. You can develop firing skills and other types of exercise. So I appreciate it. It was so good experience for me. If you are talking climate compared with my country, there are a lot of difference because in आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। आंध्र प्रदेश में मजीद 2,79,000 अफराद को सरकारी स्कीमात से फायदा। वजीर आला जगन ने रकम जमा करवाई। नोहेरा शेख हुई ईडी के रूबरू पेश। हीरा ग्रुप के दस्तावेजात को किया पेश। कर्नाटक के साथ सरहदी तनाजे पर महाराष्ट्र असेंबली में मंजूर हुई करारदाद। मुल्क भर में कोविड मॉक ड्रिल का इनेकाद। अस्पतालों और हेल्थ सेंटरों में लिया गया सहूलतों का जायजा। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।